नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया में कितने तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जहाँ कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट क्या है, लोग सबसे ज़्यादा पैसा रखते कहाँ हैं, वो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा पैसा लोग जो बचाते हैं वो कहाँ रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो पैसा बैंक में जाता है। आज के डेट में अपने देश में बैंक डिपॉजिट की कुल अमाउंट जो है वो 155 लाख करोड़ की है। यानी इतना पैसा जो हम बचाते हैं वो पैसा हमारा कहाँ जाता है, बैंकों में जाता है। और बैंक इन पैसों की करती क्या है, जो भी पैसा हम बैंक में देते हैं वो बैंक करती क्या है, तो बेसिकली पैसा हमसे डिपॉजिट लेती है और फिर उसको लोन के रूप में अलग अलग लोगों को, अलग अलग बिजनेसेस को, अलग अलग ज़रूरतों में लोन के रूप में देती है और उससे वो इंटरेस्ट कमाती है। हम जो डिपॉजिट करते हैं हमें एक इंटरेस्ट वो देती है और जो उनसे पैसा लेता है उनसे एक इंटरेस्ट वो चार्ज करती है। इसी तरीके पे बैंक चलता है। कितना देती है बैंक हमें डिपॉजिट पे आज के डेट में? अगर मान लीजिए 3 साल के लिए ऊपर के लिए हमने डिपॉजिट किया तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग बैंकों का थोड़ा अलग अलग है, मगर 5 से 6% के बीच में है। तो हम रफली पकड़ते हैं कि 5.5% के आसपास बैंक हमें हमारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देती है। अब हमें चेक करना है कि क्या 5.5% जो हम लोगों ने उस दिन बात की थी 5 पैरामीटर्स के ऊपर, सेफ्टी में कोई इशू नहीं है बैंक, क्योंकि बैंक वेल रेगुलेटेड है, आरबीआई के माध्यम से है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। मगर आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो 5.5% के आसपास बनती है। मगर अगर हम उसमें और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, जब भी चाहे हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मगर फोर्थ इशू जो है, जो टैक्सेशन, और एक और इशू है जो हम लोगों ने बात की थी उस दिन, वो है इन्फ्लेशन। ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट बैंक डिपॉजिट पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें कि बैंक में जो भी पैसा हम डालते हैं, हमने डिस्कस भी किया था उस दिन कि बैंक में जो भी पैसा हम डालते हैं, जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें टैक्स लगते हैं। कितने टैक्स लगते हैं? उतना टैक्स लगता है जिस इनकम स्लैब में हम हैं। अगर हम 10% इनकम स्लैब में हैं तो 10% टैक्स पे करना होगा, अगर 20% में है तो 20% और 30% में है तो 30%। यानी कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 30% जो टैक्स स्लैब में है उसे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी दिखने के लिए जो 5.5% मिलता है वो एक्चुअली में 4% से भी नीचे हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स के कारण। मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई का दर हमारे देश में क्या है? तो महंगाई का दर है हमारे देश में रफली, आज के डेट में भी देखेंगे तो रफली 5% का एवरेज महंगाई दर चल रहा है। यानी हम जो पैसा रखें वो पैसा कमा रहा है 4% और उस पर महंगाई दर है 5% का। यानी जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो दिखने में ज़रूर कई बार लगता है कि हमारे पैसे बहुत बढ़ रहे हैं, मगर पैसे जो हमारे बढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू ऑफ द मनी घट रही है। तो ये बहुत ही ध्यान देने के योग्य है और अधिकतर लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या अब बैंक में पैसा रखना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसमें रिस्क फ्री रिक्वायरमेंट के लिए आपके लिए बैंक एफडी एक आइडियल चॉइस हो सकता है। मगर इन्वेस्टमेंट करके जहां सेविंग के एंगल से बैंक एफडी अच्छा चॉइस हो सकता है, मगर अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान आप कर रहे हैं और लंबे समय तक पैसा रखना चाह रहे हैं तो बैंक एफडी में पैसा बनता नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। अब मैं आता हूं कि हमारे पास अल्टरनेट क्या है। हम लोगों ने उस दिन म्यूचुअल फंड की बात की थी, तो म्यूचुअल फंड में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मगर बैंक एफडी से मिलता जुलता जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड के पास, वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, मगर मिलता जुलता जो फंड है, पैसा लगाते हैं, वो है डेट फंड। तो डेट फंड क्या है बेसिकली? तो जैसे मैंने कहा कि बैंक को जो पैसे आपसे लेता है वो बैंक उसको लोन के रूप में देता है। यहाँ जो डेट फंड में पैसे देते हैं उन पैसों को भी क्या करता है म्यूचुअल फंड? वो भी ऋण के रूप में देता है। किसको देता है लोन? वो देता है कॉरपोरेट्स को लोन, वो देता है गवर्नमेंट को लोन, और तमाम कंपनीज, तमाम इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है। वो अधिकतर सरकार को या फिर कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लोन देता है और उससे जो वो अर्न करता है उसके माध्यम से वो हमें आपको रिटर्न देता है।
बैंक एफडी में तो गारंटी रिटर्न कहता है, मिलता है आपको, डेट फंड आपको गारंटी नहीं देता है। वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसके रिटर्न्स, जो कई चीज़ों पे होती है मगर मेजर देखें तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो एक तो आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपने देश में उस वक्त इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, डेट फंड के ऊपर उसका प्रभाव। और दूसरा एक जो रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क, वो रिस्क ये है कि इसमें अगर कोई डिफॉल्ट किया तो उसका भी एक रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे हो सकता है। तो जब भी डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को समझ के करें कि किस तरह के पोर्टफोलियो में किस तरह फंड मैनेजर के माध्यम से आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लें, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपैरिजन चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि बैंक एफडी और डेट फंड में किस तरह से रिटर्न आने की संभावना होती है और टैक्सेशन के कारण आपके पोर्टफोलियो पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा कि इसमें रिटर्न के बारे में बात कर ली हमने, ये भी वेल रेगुलेटेड है सेबी के माध्यम से, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। लिक्विडिटी डेट फंड में भी है, कभी भी आप चाहें विड्रॉ कर सकें। इसमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है टैक्सेशन का, जहां हमने कहा कि आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है बैंक एफडी में, डेट फंड में ऐसा नहीं होता। हाँ, 3 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो इसमें भी टैक्सेशन सिमिलर पैटर्न पे होगा जैसे बैंक एफडी में होता, राइट। मगर अगर आपका पैसा 3 साल या उससे अधिक दिनों तक रह गया तो फिर आपके टैक्सेशन कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, जो कि 20% लगता है, मगर उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन की बेनिफिट कैसे मिलती है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी ने 1 लाख रुपया, एक इंसान ए ने 1 लाख रुपया एफडी में पैसा डाला और इंसान बी ने डेट फंड में पैसा डाला, और दोनों ने 3 साल के लिए पैसा डाला, करेक्ट। मान के चले कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी में भी 5.5% मिल रहा है, और थोड़ा देर के लिए मान के चले कि डेट फंड में भी 5.5% रिटर्न मिल रहा है, सिमिलर रिटर्न। महंगाई दर जो हमने डिस्कस की थी वही है 5%, दोनों के लिए 5% है, करेक्ट। अब आते हैं टैक्स रेट। तो मैच्योरिटी अमाउंट जब मिलेगी 3 साल के बाद तो इसमें भी मिलेगा 1 लाख का 1,17,400 कुछ रुपया, इसमें भी 1,17,424 रुपया, दोनों में बराबर होगा क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो। अब टैक्स रेट इसमें अगर हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से देखें तो 30% है, और यहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट है जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। टैक्स रेट के कारण, इंडेक्सेशन के कारण, जो कि 5% का हमने इन्फ्लेशन लिया है, उसके कारण क्या है कि नेट टैक्स यहां पे 5,227 रुपये लगेंगे, यहां सिर्फ 332 रुपये लगेंगे। यानी टैक्स में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो पोस्ट टैक्स जो आपको रिटर्न, आपके हाथ में पैसे जो आएंगे बैंक एफडी के केस में, पोस्ट टैक्स आएगा 12,127 रुपया का इंटरेस्ट, वेराज जो गेन आपको मिलेगा डेट फंड के माध्यम से वो 17,092 रुपये का। यानी अगर रिटर्न देखेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे पोस्ट टैक्स, तो यहाँ 3.91% आ गया, यहाँ अभी भी 5.40% है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला है। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको मिला है, क्योंकि आपका पैसा अगर हर साल 5% गिर रहा है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए ना। 5% गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अगर गिर रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, जो कि डेट फंड को ये सहूलियत प्राप्त है। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क फ्री या लोअर रिस्क फ्री, डेट फंड बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं हो सकता, बैंक एफडी भी जीरो रिस्क पे नहीं है, क्योंकि हर बैंक आपको गारंटी देती है, इंश्योरेंस देती है 5 लाख तक का ही एक कस्टमर को, करेक्ट। तो दोनों ही जीरो रिस्क पे नहीं होता है। मगर हाँ, अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप इसके प्रोडक्ट को समझें और इन्वेस्ट करें और 3 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो, तो एक बार बैंक एफडी और डेट फंड को आपस में जरूर कंपेयर करें। सिर्फ रिटर्न के हिसाब से नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि टैक्सेशन और इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैंक एफडी और डेट फंड का जो ये मैंने आज डिस्क्रिप्शन दिया वो आपके काम का होगा, आपकी ज़रूरत होगी। जो हम लोग बात कर रहे थे कि 155 लाख करोड़ की आज के डेट में बैंक डिपॉजिट का साइज है इंडिया में, वेराज पूरा म्यूचुअल फंड, डेट फंड ही नहीं, डेट इक्विटी सारे फंड को मिला दीजिए तो भी आज हम 31 लाख करोड़ पे ही हैं, अभी भी छोटा है। मगर पिछले 10 वर्षों में देखेंगे तो ये अभूतपूर्व जंप किया, क्योंकि जो लोगों को इस चीज़ समझ में आ रही है कि भाई हमको क्यों
डेट फंड की तरफ रुख करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, तो लोगों को वो समझ में आ रही है। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। फिर भी अपनी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट से पहले आप सारी चीज़ों को जरूर समझें, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से मिले, उनसे डिस्कस करें कि आपके पोर्टफोलियो में डेट फंड या बैंक एफडी क्या बेस्ट रहना चाहिए, उसकी जानकारी जरूर हासिल करना चाहिए। और मैं आपसे कहूँगा फिर से, जो डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कृपया हमारे यूट्यूब के बॉक्स में आके कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी, और अच्छा लग रहा है तो बाकी लोगों को भी बताएं कि इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये सारी जानकारी हर रोज़ हम आपके पास तकरीबन लेके आ रहे हैं। तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको सुने भी, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो तो कृपया लिखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।